हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 के पार्ट ए बोल सकते हो। वैसे इसी पार्ट में पूरा 10.1 समाप्त हो गया है। 9 क्लास की वीडियो है, राजू प्रकाशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो एक साथ देखना चाहते हो या एक ही बारी में देखना चाहते हो, इतनी सनक चढ़ गई है, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन कहीं पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो। हमने आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। खाली स्थान भरिए, पहला क्वेश्चन है। अब इसमें टोटली 6 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर देखो आपको वृत्त के बारे में बेसिक नॉलेज है तब तो आप इसे भर लोगे, आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करना कि हमारी वृत्त वाली प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो देखो, वैसे हम इसको यहाँ पे भी बता देंगे, वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। देखो, पहला ऑप्शन, वृत्त का केंद्र वृत्त में स्थित होता है। अब जो वृत्त का केंद्र है वो वृत्त में कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग या अभ्यंतर में। अभी बहिर्भाग या अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि ये वृत्त है तो वृत्त की ये परिधि है। अब परिधि के बाहर वाला भाग बहिर्भाग होता है, अब परिधि के अंदर वाला भाग अभ्यंतर होता है। तो बताओ, वृत्त का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है? बाहर होता है या वृत्त के अंदर होता है? भाई वृत्त के अंदर होता है, तो हम क्या भर सकते हैं कि अभ्यंतर में। तो यहाँ पे अभ्यंतर में। ओके, पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन, तो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। अभी देखो, एक बिंदु है और वो बिंदु जो है ऐसी जगह पे है कि वो वृत्त के केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या से भी अधिक है। देखो, अगर वृत्त के अभ्यंतर में कोई हम बिंदु लेंगे तो वो त्रिज्या से छोटी ही दूरी होगी। हालांकि अगर त्रिज्या के बराबर लेंगे तो वो परिधि पर वह बिंदु हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिज्या से भी अधिक दूरी का अगर हम बिंदु ले रहे हैं तो भाई वो आपको पता है वृत्त के बाहर होगा। अब वृत्त के बाहर यानी कि बहिर्भाग में, तो हम यहाँ पे बहिर्भाग में यहाँ पे भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। अब जीवा के बारे में तो आपको पता ही है कि एक वृत्त है और परिधि से परिधि तक की अगर कोई भी लाइन खींचते हैं, परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो उसे हम जीवा कहते हैं। सिंपल भाषा में इतना आप समझ लो, ठीक। अब प्रत्येक जीवा की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा खींची जा सकती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ओके, तो हम यहाँ पे व्यास भर देते हैं कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। चलो, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। तो चौथा ऑप्शन, तो देखो एक वृत्त है, अब वृत्त में एक चाप हमने लिया और उस चाप का जो सिरे होगा वो व्यास के सिरे। देखो, जैसे हमने ये व्यास खींचा ए और बी, अब इसका व्यास अगर इसका हम चाप निकालें तो ए से बी तक अगर हम ये चाप लेते हैं तो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा, क्योंकि ये आधा वृत्त है ना। देखो, वृत्त का अगर छोटा सा भाग होता है तो चाप कहलाता है, लेकिन अगर व्यास के बराबर यानी कि व्यास के सिरे जहाँ पे हैं वही सिरे अगर हम उसमें लेते हैं चाप में तो वो हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो हम यहाँ पे अर्धवृत्त भर देंगे। काफ़ी इजी सा है यार। पांचवा ऑप्शन, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। अब वृत्तखंड जो है आपको वृत्तखंड के बारे में तो पता ही होगा। देखो, ये वृत्त है, वृत्तखंड हम दो प्रकार का वृत्तखंड होता है। पहला लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। तो उसमें ये तो नहीं दिया है कि दीर्घ या लघु, केवल इतना बोलना है कि वृत्तखंड। तो देखो, चाप, ये रहा चाप और जीवा के बीच का जो भाग होता है ना उसी को वृत्तखंड कहते हैं। छोटा वाला भाग ले लेते हैं तो लघु वृत्तखंड, अगर इधर बड़ा वाला भाग ले लिए तो दीर्घ वृत्तखंड। ओके, तो इसमें हम क्या भर देंगे? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा, चाप और जीवा के बीच का भाग होता है, ठीक है। छठवां ऑप्शन, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। अब ये देखो, उसे 3 भागों में विभाजित करता है। तीनों भागों के नाम हम आपको इधर ही बता दें। देखो, एक वृत्त है, अब जैसे ही ये वृत्त हमने कहीं पे बनाया तो 3 भागों में, पहला अभ्यंतर, वृत्त के अंदर वाला भाग अभ्यंतर होगा और ये यहाँ पे होगा, और वृत्त के बाहर वाला भाग बहिर्भाग होगा। और ये जो वृत्त की परिधि है इसी को हम वृत्त कह सकते हैं।
वृत्त बोलो या वृत्त की परिधि बोलो, ये जो सर्कल खींचा हुआ है, ठीक है, तो कितने भागों में बटा, 3 भाग में विभाजित करता है। सिंपल। तो पहला ऑप्शन यहीं पे समाप्त होता है। अभी दूसरे ऑप्शन को भी हम इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है सत्य या असत्य लिखिए तथा कारण भी दीजिए। तो देखो, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये सत्य है, लिख सकते हो सत्य हिंदी में। कि अब इसने बोला क्या है कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से, तो देखो ये वृत्त हो गया, अब हम ये केंद्र हो गया वृत्त का, तो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु से अगर हम मिला दें तो वो जो मिलाने वाला रेखाखंड है यह एक त्रिज्या है। सिंपल। तो ये सत्य है। कारण में आप क्या दे सकते हो कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सिंपल। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, यानी कि एक वृत्त में समान लंबाई की जीवा होती है, तो भाई ये 100% असत्य है। यानी कि एक वृत्त में अगर हम जितनी भी जीवा खींचे तो वो बराबर भी हो सकती हैं और छोटी बड़ी जीवाएं भी हो सकती हैं, तो इसीलिए ये असत्य है। ठीक है। अब इसके कारण में आप लिख सकते हो कि वृत्त की प्रत्येक जीवा छोटी या बड़ी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये सरासर गलत है। इसका मतलब क्या है कि देखो एक वृत्त है, अब वृत्त के ये जो चाप है ना, ये जो परिधि है, परिधि को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब 3 बराबर भागों में बांटने पर, चलो हमने नाम भी लिख लिया, तो किसी एक भाग को अगर उठा के बोलेंगे तो क्या यह एक दीर्घ चाप होगा, ये बताना है ना। दीर्घ चाप होता है, तो भाई ऐसा नहीं, वो लघु चाप के अंतर्गत आएगा। दीर्घ चाप हमेशा क्या कहते हैं, अर्धवृत्त से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसे लघु चाप बोलेंगे, तो इसीलिए यह वाक्य असत्य होता है। इसमें लिखा है दीर्घ चाप होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लघु चाप होता है। कारण में आप बता सकते हो कि दीर्घ चाप अर्धवृत्त से बड़ा होता है। सिंपल। अब चौथा ऑप्शन, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है, यह सत्य है। कारण में आप बता सकते हो कि वृत्त की जीवा त्रिज्या की 2 गुनी होती है। सिंपल। तो त्रिज्यखंड जीवा एक संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अभी इसका मतलब कि त्रिज्यखंड जो है वो जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये गलत है। त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो 2 खंड होते हैं, एक वृत्तखंड, दूसरा त्रिज्यखंड। देखो दोनों में अंतर बता दें। देखो अगर हमने वृत्त में जीवा खींची थी, जीवा और ये चाप हुआ, जीवा और चाप के बीच का जो केंद्र वो भाग कहलाता है, वो वृत्तखंड कहलाता है। क्या? वृत्तखंड। लेकिन ये चाप हो गया, चाप और संगत त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसे हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। देखो इसके नाम में भी त्रिज्या आ रहा है ना, तो यानी कि त्रिज्या और चाप के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है। छठवां ऑप्शन, वृत्त एक समतल आकृति है, जो कि सत्य है, क्योंकि एक कागज भी समतल होता है और कागज पे अगर हम वृत्त बना दें तो वृत्त भी एक समतल आकृति के अंतर्गत आ जाती है। सिंपल। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। सारे दो ही ऑप्शन दिए गए थे, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। सॉरी, 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को पर्सनली या 10.1 के सभी क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। सो फिर बस इतना ही था आज की वीडियो में। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पर्सनली 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।